Welcome to Uncovered Files. स्वागत है इस खास विश्लेषण में जहां हम एर्नेस्टो चे गेवारा की उस कहानी की गहराई में उतरेंगे जिसे अक्सर भुला दिया जाता है। टी शर्ट्स पर छपने वाले उस मशहूर पॉप कल्चर सिंबल से परे आज हम उन असली और कड़वे तथ्यों को निष्पक्ष रूप से खंगालेंगे जो इस इंसान को असल में परिभाषित करते हैं। चलिए इस सफर के रोडमैप पर एक नजर डालते हैं। हम उनके शुरुआती दिनों से लेकर उनके कट्टरपंथी बनने, सत्ता हासिल करने और अंततः उनके पतन तक के इस 40 साल के रोमांचक और विवादित सफर को कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस ध्रुवीकरण की, उस बहुत बड़े विरोधाभास की जो इस ऐतिहासिक नाम के साथ हमेशा से जुड़ा रहा है। और ये विरोधाभास वाकई हैरान करने वाला है। जरा सोचिए, देखने वाले के नजरिए के आधार पर या तो वो एक निस्वार्थ शहीद हैं जिसने पूंजीवाद से लोहा लिया, या फिर एक बेहद क्रूर तानाशाह और हत्यारा। इतिहास में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसके लिए लोगों की राय इस हद तक बटी हुई हो। इसीलिए एक एकदम निष्पक्ष नजरिया रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब दूसरे हिस्से पर आते हैं। आखिर सुख सुविधाओं में पला बड़ा एक बच्चा एक खूंखार विद्रोही कैसे बन गया? इस पॉइंट पर उनका शुरुआती जीवन बहुत दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट पेश करता है। 1928 में अर्जेंटीना के एक बहुत ही अपर मिडिल क्लास परिवार में उनका जन्म हुआ। घर में 3000 किताबों की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। गंभीर अस्थमा होने के बावजूद वो एक बेहतरीन एथलीट थे। वो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, उन्हें कविताएं पसंद थी, लेकिन साथ ही वो कार्ल मार्क्स को भी बहुत गहराई से पढ़ रहे थे। इस टाइमलाइन को देखिए। 1948 में मेडिकल स्कूल से लेकर 1953 तक का जो ये समय था, इसने उनकी पूरी वैचारिक दुनिया को पलट कर रख दिया। ये वो साल थे जिन्होंने एक आम छात्र के अंदर के क्रांतिकारी को जगाने का काम किया। इस बदलाव का सबसे बड़ा कारण थी 1952 की वो मशहूर 8000 मील लंबी मोटरसाइकिल यात्रा, जब उन्होंने अपनी आंखों से गरीबों और मजदूरों को भयानक हालातों में तड़पते देखा और फिर बाद में ग्वाटेमाला में CIA को एक चुनी हुई प्रगतिशील सरकार का तख्तापलट करते हुए देखा, तो उनके अंदर एक गहरी नफरत पैदा हो गई। यहीं से असल क्रांतिकारी चे का जन्म हुआ। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे तीसरे चैप्टर की, फिदेल कास्त्रो के साथ उनका जुड़ना और क्यूबा की खूनी क्रांति। ये 26 जुलाई आंदोलन का पूरा क्रम है। 1955 में मेक्सिको में कास्त्रो से उनकी मुलाकात हुई। जब वो ग्रांडमा नाव से क्यूबा पहुंचे तो अमेरिका समर्थित बतीस्ता सरकार ने उन पर ऐसा जानलेवा हमला किया कि बस मुट्ठी भर लोग ही जिंदा बचे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। पहाड़ों में छिपकर उन्होंने धीरे धीरे और बहुत ही प्लानिंग के साथ अपनी विद्रोही सेना को फिर से खड़ा किया। पहाड़ों में चे की रणनीति दो तरफा थी। एक तरफ तो वो बेहद क्रूर गुरिल्ला युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ स्थानीय लोगों का समर्थन जीतने के लिए उन्होंने स्कूल, बेकरी और हेल्थ क्लिनिक भी खोले। समुदाय बनाने और खौफ के इसी जबरदस्त कॉम्बिनेशन ने आखिरकार बतीस्ता शासन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अब आते हैं चौथे और सबसे अहम हिस्से पर। क्रांति तो सफल हो गई, लेकिन जब चे के हाथ में असल सत्ता आई तब क्या हुआ? आप देख सकते हैं कि कितनी तेजी से सारी ताकत उनके हाथों में आ गई। वो क्यूबा को एक सख्त कम्युनिस्ट देश बनाने वाले मुख्य वास्तुकार बन गए। हैरानी की बात तो ये थी कि अर्थशास्त्र का कोई ज्ञान न होने के बावजूद उन्हें नेशनल बैंक का अध्यक्ष और उद्योग मंत्री बना दिया गया। और उनके इस पूरे शासन की नींव नए इंसान यानी द न्यू मैन की इस अवधारणा पर टिकी थी। उनका साफ मानना था कि एक परफेक्ट नागरिक को अपनी सारी व्यक्तिगत इच्छाओं को छोड़कर पूरी तरह से विचारधारा और देश के प्रति समर्पित हो जाना चाहिए। पूर्ण वैचारिक शुद्धता की इस जिद के नतीजे बहुत ही खौफनाक होने वाले थे। अगर हमें निष्पक्ष रहना है तो हमें इन दोनों पहलुओं को साथ रखकर देखना होगा। एक तरफ तो आक्रामक आर्थिक सुधार थे, जैसे समानता के लिए जमीनों का बंटवारा, लेकिन उसी के ठीक बगल में एक डरावनी सच्चाई भी थी। जो भी व्यक्ति उनके इस नए इंसान वाले खांचे में फिट नहीं बैठता था, उन्हें सीधे लाकबाना जेल में बिना किसी ठोस मुकदमे के फांसी दे दी जाती थी, या फिर सुधारने के नाम पर क्रूर लेबर कैंप्स में डाल दिया जाता था। खैर, इन सख्त तरीकों के बीच एक ऐसा आंकड़ा भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। शिक्षा पर उनके जबरदस्त फोकस ने वाकई पूरे देश को बदल दिया। सत्ता में आने के पहले ही साल में क्यूबा की साक्षरता दर 60% से उछलकर सीधे 96% तक पहुंच गई थी। अब हम उनके सफर के आखिरी चैप्टर पर आते हैं, जहां दुनिया भर में पूंजीवाद को खत्म करने की उनकी इस अंधी चाहत ने ही उनके पतन की कहानी लिखी। पूरी दुनिया में क्रांति लाने की अपनी जिद में उन्होंने क्यूबा की अपनी सारी सुख सुविधाएं और ऊंचे पद छोड़ दिए।
वो अफ्रीका के कांगो और फिर दक्षिण अमेरिका के बोलिविया के जंगलों में गुप्त गुरिल्ला युद्ध लड़ने चले गए, जो कि पूरी तरह से विनाशकारी और विफल अभियान साबित हुए। और अंततः 1967 में CIA समर्थित बोलिवियाई सेना ने उन्हें घेर ही लिया। 9 गोलियां लगने से ठीक पहले हत्यारे की आंखों में आंखें डालकर उनके आखिरी शब्द थे, मुझे पता है कि तुम यहां मुझे मारने आए हो, गोली चलाओ कायर, तुम सिर्फ एक इंसान को मारने जा रहे हो। और इसी एक पल ने उनके शहीद होने के इस रुतबे को हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल रह जाता है। इतनी बेहिसाब हिंसा, तानाशाही और साथ ही असीमित आदर्शवाद से भरा ये इंसान इतिहास में बस एक टी-शर्ट पर छपा ब्लैक एंड व्हाइट पॉप सिंबल कैसे बनकर रह गया? सच तो ये है कि इंसानी चरित्र कभी भी सिर्फ सफेद या काले रंग का नहीं होता। चे गेवेरा की ये जटिल और खौफनाक सच्चाई दीवारों पर चिपके उनके किसी भी पोस्टर से कहीं ज्यादा गहरी है। Please subscribe Uncovered Files.